हेलो दोस्तों, जिज्ञासा में आपका स्वागत है। हाँ, मैंने चैनल खोल लिया और एक वीडियो डाल दी और उसके बाद 2 साल से एक भी वीडियो नहीं डाली क्योंकि टाइम नहीं मिला था। क्योंकि मेरा अपना इंग्लिश वाला यूट्यूब चैनल भी है, उसमें भी वीडियोस डाल रहा हूँ और फिर मेरी जॉब और उसके बाद प्राइवेट लाइफ, टाइम बिल्कुल नहीं मिलता था। फ्री विल नाम के विषय पे मैं वीडियोस डाल रहा हूँ इंग्लिश वाले चैनल पे, आप चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में दिया है मैंने लिंक। लेकिन आज की वीडियो उस पर नहीं है। इंडिया के एक बहुत ही फेमस यूट्यूब चैनल गेट सेट फ्लाई साइंस ने रिसेंटली एक वीडियो डाली थी, इज़ क्वांटम फिज़िक्स टेकन फ्रॉम वेदास कुछ करके एक वीडियो। तो मैंने सोचा उसको डिबंक करके एक वीडियो बना ही लेता हूँ। मैंने आज तक गेट सेट फ्लाई साइंस की एक भी वीडियो नहीं देखी थी, लेकिन मेरे एक दोस्त ने लिंक भेजी तो मैंने देख ली और पहले वीडियो में ही मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस, डाउट्स और डिसएग्रीमेंट्स आए और मेरे से रहा नहीं गया, मैंने वीडियो ही बना ली। अब देख लो। वैसे मैंने उसके चैनल पर कमेंट्स भी करे थे और उस पर कोई लाइक्स या फिर रिप्लाईज नहीं आए, तो मैंने सोचा वीडियो बना ही लेता हूँ। अब शुरू में तो मेरे को बहुत ही अच्छी लगी वीडियोस, वो एनलाइटनमेंट वैल्यूज़, साइंटिफिक अप्रोच, स्केप्टिसिज्म, इन सब के बारे में बोल रहा था गौरव, जो यूट्यूबर है। लेकिन थोड़ा बीच तक आके मेरे को बुलशिट स्मेल होने लग गई और मेरे को लगा भाई ये पता नहीं कहाँ जा रहा है। और वीडियो के एंड होते होते बहुत ही ज़्यादा डिसएग्रीमेंट्स आ गए मेरे माइंड में, तो सोचा वीडियो ही बना लेता हूँ, क्योंकि लोगों तक पहुँची नहीं है। लाखों लोगों तक वीडियो तो पहुँच गई, लेकिन मेरा रिस्पॉन्स नहीं पहुँचा। चाहे मेरा रिस्पॉन्स बहुत कम लोगों तक जाएगा, एटलीस्ट जाएगा तो सही। और सच्चाई मेरे लिए बहुत मैटर करता है, तो मैंने सोचा वीडियो बना ही लेता हूँ, इसलिए वीडियो आपके सामने ये रहा। चलो शुरू करते हैं। पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आई रियली अप्रिशिएट द वर्क पुट इन। बहुत मेहनत लगती है इन वीडियोस में। आई नो कि उसकी अपनी एक टीम होगी उसके लिए, बट ये बहुत ही बड़ा चैनल है और लाखों लोगों तक तो पहुँचता है। इतना बड़ा चैनल खड़ा करना तो मैं सोच भी नहीं सकता अपनी लाइफ में, बट क्योंकि इतने लोगों तक पहुँच रहा है, वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है, मतलब लोगों की सोच और दिमाग को। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो क्रूशियल है, उसको डिबंक करना या फिर उसकी खामियां निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने वीडियो बना दी। तो चलो फाइनली शुरू करते हैं। भगवत पुराण के चैप्टर 11 का पहला श्लोक कहता है, मैत्रेय उवाच चरमः सद विशेषाणाम नेको संयुक्तः सदा परमाणुः स विज्ञेयो नृणाम मैक्य भ्रमो यतः। जब हमने इनसाइट्स को यूज करके वर्ड टू वर्ड इन्हें ट्रांसलेट किया तो हमें ये रिजल्ट्स मिले। मैत्रेय यानी कि नाम, उवाच सेड चरमः अल्टीमेट, सद विशेषाणाम मनेको संयुतः मीन्स मेनी ऑफ द गॉड फीचर्स आर अनकम्बाइंड। इनको अलग अलग ले तो अनेको का मतलब मल्टीपल, असंयुतः का अनमिक्स्ड, then sada is equal to always, parmanuh means atom, saviggyeyo to be understood or heard or learned, nrunam aikya brahmo means the illusion of unity of men, nrunam means bending men, amaikya means unity, brahmo mistake, yatah because। अब अगर इसे हम लॉजिकली अरेंज करें तो आई थिंक कुछ ऐसा बोला जा रहा है कि मैत्रेय नाम के एक स्कॉलर के अनुसार पूरी दुनिया परमाणु नाम के अल्टीमेट अनमिक्स्ड यूनिट से बनी हुई है, जो साथ आकर इंसानी शरीर का एक इल्यूजन बनाते हैं। देयर आर टू थिंग्स विद द मैत्रेय वाचा वाली लाइन। इसका मतलब जब मैंने पता करा तो ये आ रहा है, भौतिक अभिव्यक्ति का अनंतिम कण जो कि अभिवाज्य है और शरीर रूप में निरूपित नहीं हुआ हो, परमाणु कहलाता है। यह सदैव अभिवाज्य सत्ता के रूप में विद्यमान रहता है, यहाँ तक कि समस्त स्वरूपों के विलीनीकरण के बाद भी। भौतिक देह ऐसे परमाणुओं का संयोजन ही तो है, किंतु सामान्य मनुष्य इसे गलत ढंग से समझता है। ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे पहली बात ये कि एटम या परमाणु के बारे में बोला जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि एटम या परमाणु मैटर का सबसे इंडिविजिबल अभिवाज्य कण होता है, लेकिन आज की डेट में हमें पता है कि हिग्स बोसॉन, लेप्टॉन्स, क्वार्क्स और फोटॉन्स है वो जो कि इंडिविजिबल अभिवाज्य कण होते हैं, नॉट एटम्स। अब तुम ये कह सकते हो कि वेदों में जो परमाणु के बारे में बोला गया है वो ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, ना कि एटम, कि मतलब क्वार्क्स और लेप्टॉन्स और फोटॉन्स, हिग्स बोसॉन, इनके बारे में बताया गया। लेकिन इसमें एक और चीज़ आ जाती है कि
ये सारे सबएटॉमिक पार्टिकल्स अलग अलग बिहेव करते हैं। इनका बिहेवियर इंटरेक्शन विद मैटर अलग होता है, एक नहीं होता। मतलब ऐसा कोई एक चीज़ नहीं है जो परमाणु कहा जा सकता है, कहलाया जा सकता है। अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन वेदों में तो बताया गया है कि वो एक चीज़ है जिसको अभिवाज्य नहीं कर सकते। ये कॉन्ट्रडिक्शन है या फिर विरोधाभास कह सकते हो। ये हमें उस ज़माने के लोगों की साइंस के अंडरस्टैंडिंग की कमी और समझ की कमी दिखा रही है। अब आप ये बोल सकते हो कि ये जो सबएटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इनसे भी छोटे सबएटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो एक्चुअली इंडिविजिबल हैं, और वेदों में उसी का जिक्र हुआ था और उनको पता था। साइंटिस्ट ने अभी तक नहीं ढूंढा, लेकिन उनको पहले से पता था ये सब। ठीक है, ये ऐसा कह तो सकते हो, बट इसमें ज़्यादा रैशनल क्या बिलीव करना है कि एक हाईली इवॉल्व्ड ग्रेट एप होमिनिन स्पीशीज़ 3000 साल पहले सब कुछ जानते थे यूनिवर्स के बारे में, और उन्हें सब पता था। सबएटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में भी पता था, सब एक एक करके पता था, लेकिन उन्होंने वो कुछ मेंशन नहीं किया। इतने बड़े वेदों में उन्होंने वो मेंशन करना छोड़ दिया और मिस्टीरियसली कुछ एक वर्स, एक सेंटेंस लिख दिया जिससे कि हम उसे कुछ भी समझ सकते हैं। क्या आपको ये लग रहा है सही कि 3000 साल पहले जो उस सिविलाइजेशन में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग थे, जो सबसे ज़्यादा सोचते थे, उन्होंने सोचा कि एक चट्टान को अगर तोड़ के सबसे छोटे वाले कण तक पहुंच जाओगे, ऐसा कण हो सकता है जिसको तोड़ ही नहीं सकते होंगे, और उसे हम परमाणु बुला लेते हैं। मेरे को तो सेकंड वाला ऑप्शन ही ज़्यादा रैशनल लग रहा है बिलीव करना। और मेरे को ये नहीं लग रहा कि उनमें ऐसे मैजिकल पावर्स थे या फिर सुपर नेचुरल इंटरवेंशन था जिसकी वजह से ज़्यादा नॉलेज उन्हें प्राप्त हुई हमारे कंपेयर्ड। और वही नहीं, वो ये भी बोलते हैं कि जो रियलिटी है वो एक माया है। हाँ, तो वो इस वजह से बोल रहे होंगे शायद कि हम एटम्स के नज़रिए से नहीं देख रहे, हमें बस अपने नज़रिए से देख सकते हैं हम। बट एटम्स के नज़रिए से चूंकि हम नहीं देख सकते, इसलिए हम माया में हैं। ऐसा भी तो हो सकता है। मतलब उसमें इतना डेप्थ नहीं है उस सोच में, बट वो रैशनल है कि हम ये सोच सकते हैं कि उनमें ऐसी सोच आ गई होगी, बट उसमें इतना डेप्थ थोड़ी है जितना हमें आज अंडरस्टैंडिंग है साइंस और फिलॉसफी में। ये जो वैदिक थिंकर्स थे वो मेरे ख्याल से पक्का यही सोच रहे होंगे कि एटम्स क्लासिकली बिहेव करते हैं, जो हमारा नॉर्मल डे लाइफ मिडिल वर्ल्ड कहा जाता है। मिडिल वर्ल्ड हम जो बिहेव कर रहे हैं, जैसे कि हमने किसी चीज़ को धक्का दे दिया तो वो आगे को बढ़ गया, यही क्लासिकल बिहेवियर होता है। और मेरे को यही लग रहा है कि वो लोग यही सोच रहे होंगे कि क्लासिकली बिहेव करते हैं। उन्हें क्वांटम वियर्ड बिहेवियर, अजीब से बिहेवियर के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा कि कैसे पार्टिकल्स पॉपिंग इन एंड आउट ऑफ एग्जिस्टेंस, पार्टिकल्स बीइंग एट मेनी प्लेसेस एट द सेम टाइम, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल, इसके बारे में तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है वेदास में। इवन एक स्मॉल कलेक्शन ऑफ एटम्स, मतलब 1000 एटम्स मान लो, वो क्लासिकली बिहेव करना शुरू कर लेते हैं। चाहे एक एटम शायद क्वांटम मैकेनिकली बिहेव कर रहा हो, 1000 एटम्स शायद क्लासिकली बिहेव करना शुरू कर लेते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द एनवायरनमेंट ऑल्सो। इसके बारे में मैंने वीडियो बना रखा है इंग्लिश वाले चैनल में, आप देख सकते हो, उसका भी लिंक दे दूंगा मैं नीचे। बहुत ही डिटेल में 51 मिनट की वीडियो है वो, ठीक है, देख लेना। और ये जो हाईली इवॉल्व्ड होमिनिन ग्रेट एप स्पीशीज़ करके बोल रहा हूँ ना मैं, उसके बारे में अगर जानना है तो एवोल्यूशन पढ़ लो प्लीज़, सारे के सारे परिणाम सिद्धांत डार्विन का, उसमें जेनेटिक्स वाला भी पढ़ना है, नेचुरल सिलेक्शन भी पढ़ना, म्यूटेशन, सब कुछ, एवोल्यूशन, इसके बारे में पढ़ डालो यार। मतलब वीडियोस देखो, पढ़ो, इसके बारे में सब समझो, जानो इस चीज़ को कि कैसे लाइफ इवॉल्व हुआ। इससे बस ये नहीं समझ आता कि लाइफ कैसे इवॉल्व हुआ, इससे तुम्हारा पूरा नज़रिया ही बदल जाएगा दुनिया को देखने का। वो अपने आप सबकॉन्शियसली होता है। तुम सीधा कॉन्शियसली ये समझते हो कि एवोल्यूशन कैसे हो रहा है, लेकिन तुम्हारा सबकॉन्शियसली पूरा दुनिया देखने का नज़रिया ही बदल जाएगा। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, सारे जाके एवोल्यूशन पढ़ लो, थियोरी ऑफ एवोल्यूशन, इट्स अ साइंटिफिक फैक्ट, प्लीज़ जाके पढ़ लो। बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग है, प्लीज़
जाके पढ़ लो। अर्विन श्रोडिंगर ने एक बार यहां पर कहा था कि द यूनिटी एंड कंटिन्यूटी ऑफ वेदांता आर रिफ्लेक्टेड इन द यूनिटी एंड कंटिन्यूटी ऑफ वेव मैकेनिक्स। नाउ दिस इज एंटायरली कंसिस्टेंट विथ वेदांता कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल इन वन। अब ये शब्द यहां पर मेरे नहीं है, ये अर्विन श्रोडिंगर के हैं और आप लोग को पता होगा श्रोडिंगर का कितना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन, वाज वन ऑफ द पिलर्स ऑफ क्वांटम थियरी। लॉजिक में एक चीज़ होती है अपील टू अथॉरिटी फैलेसी करके, तो वो ये बताता है कि आपकी थिंकिंग फलेशियस है, मतलब थिंकिंग गलत है, सोचने का ज़रिया किस तरह से सोच रहे हो वो गलत है, फलेशियस है। अपील टू अथॉरिटी फैलेसी, ऐसी बहुत सारी फैलेसीज है, वो उसके बारे में वीडियोस में बाद में बनाऊंगा। लेकिन वो ये कहता है, अपील टू अथॉरिटी फैलेसी ये कहता है कि एक फेमस प्रोमिनेंट साइंटिस्ट ने किसी विषय के बारे में कुछ बोल दिया तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो पक्का सही है। भाई नील्स बोर ने बोला तो सही होगा, सदगुरु ने बोला तो सही होगा, सुना होगा ना आपने। ये है लॉजिक, अपील टू अथॉरिटी फैलेसी। तो हमें उसमें भी स्केप्टिसिज्म दिखाना है, उसको भी हमें डाउट करना है और खुद अपना रिसर्च करना है। श्रोडिंगर एक महान साइंटिस्ट थे, एक महान फिजिसिस्ट थे और क्वांटम फिजिक्स के पायनियर्स थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि श्रोडिंगर जो भी बोलते हैं वो सब कुछ सही है। इवन क्वांटम फिजिक्स के विषय में ये ज़रूरी नहीं कि 100% वो जो बोलते हैं वो सही है, वो गलत भी हो सकते हैं। इन्होंने खुद अपने बुक में लिखा है, इसी बुक में आप ये भी देख सकते हो, लिखा हुआ है कि श्रोडिंगर कह रहे हैं दिस लाइफ ऑफ योर्स विच यू आर लिविंग इज नॉट मियरली अ पीस ऑफ द एंटायर एग्जिस्टेंस बट इज इन अ सर्टेन सेंस द होल। ओनली दिस होल इज नॉट सो कॉन्स्टिट्यूटेड दैट इट कैन बी सर्वेड इन वन सिंगल ग्लैंस। मीनिंग ये जो जीवन आप जी रहे हो ये पूरा अस्तित्व का बस एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि एक ऐसी कंप्लीट एंटिटी है जिसका कॉम्पोजिशन काफी फजी होने की वजह से हम उसे एक नजर में डिटेक्ट नहीं कर सकते। नो, उस वर्ड्स का मतलब प्रॉबेबली वो नहीं था। श्रोडिंगर यहाँ पे नॉन डुअलिटी की बात कर रहे थे, या फिर अद्वैत कह सकते हो। वो वेदांता के बहुत बड़े फैन थे ना, तो अद्वैत वेदांता सुना होगा। अद्वैत का मतलब द्व ना होना, मतलब एक होना सबका, दो ना होना, अद्वैत एक होना सबका, मतलब ऑल इन वन, या फिर वननेस ऑफ द यूनिवर्स कह सकते हो। जो ब्रह्मन और आत्मन है वो सारा एक ही है। वो क्वांटम फजीनेस के बारे में नहीं बोल रहे थे इस स्टेटमेंट में। ये बोलना चाह रहा हूँ कि इस स्टेटमेंट में वो क्वांटम फजीनेस के बारे में नहीं बोल रहे, क्वांटम वियर्डनेस के बारे में बिल्कुल नहीं बोल रहे। और नॉन डुअलिटी को तो सबसे ज़्यादा मैच क्लासिकल न्यूटोनियन फिजिक्स करता है यार, नॉट क्वांटम मैकेनिक्स। डुअलिटी मतलब माइंड और बॉडी का अलग होना, दो अलग चीज़ें होना, और ये दो चीज़ें मैच क्वांटम इंडिटर्मिनेसी के साथ करते हैं रादर दैन क्लासिकल न्यूटोनियन फिजिक्स। मतलब नॉन डुअलिटी जो है सबसे ज़्यादा क्लासिकल फिजिक्स के साथ मैच करता है मोर देन क्वांटम फिजिक्स। तो पक्का यहाँ पे क्वांटम इंडिटर्मिनेसी और क्वांटम फजीनेस के बारे में बात नहीं की जा रही थी उस सेंटेंस में। और तो और श्रोडिंगर जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स में कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन का फ़ैन नहीं था। कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन जो है वो क्वांटम इंडिटर्मिनेसी और क्वांटम रैंडमनेस के बारे में बोलता है कि अल्टीमेट रियलिटी इज़ रैंडम करके। बट हमारा श्रोडिंगर जो है वो डी ब्रोई बोम पायलट वेव थियोरी का फ़ैन था, और पायलट वेव थियोरी जो है वो पूरी तरह डिटर्मिनिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स है। तो फिर क्वांटम फजीनेस की तो बात ही नहीं हो सकती यहाँ पे। हाइजेनबर्ग जब साल 1929 में इंडिया आए थे और रविंद्रनाथ टैगोर जी के यहाँ पर एज अ गेस्ट के तौर पर ठहरे थे, तब उनके साथ हाइजेनबर्ग के वैदिक फिलॉसफीज पर काफी सारे चर्चे हुए और उससे उन्हें यह रियलाइज हुआ कि जिस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को वो वियर्ड समझ रहे थे और एंटायर क्वांटम फिजिक्स को काफी अनइंटुइटिव समझ रहे थे, अगर कभी उसे वैदिक लोगों को इंट्रोड्यूस किया जाए तो सभी भारतीय उसे आसानी से एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी वेदास से इंस्पायर्ड है। ही लिटरली वंस सेड कि क्वांटम थियरी विल नॉट लुक रिडिकुलस टू पीपल हु हैव रेड द वेदांता। इसका कोई अनबायस्ड सबूत है आपके पास गौरव? ऑप इंडिया जिससे आप ये कोट कर रहे हो वो बहुत ही ज़्यादा बायस्ड सोर्स है और इट कांट बी रिलायबल। इसलिए एक रिलायबल अनबायस्ड सोर्स से अगर आप कोई एविडेंस लाते हो तो फिर मान सकते हैं। और मेरे को नहीं लग रहा कि ऐसा कोई सोर्स होगा जिनको हाइजेनबर्ग और टैगोर के बीच में जो डिटेल कॉन्वर्सेशन था वो पता था।
हो भी सकता है, आई डोंट नो, बट मेरे को लग नहीं रहा। दिस जस्ट शोज कि क्वांटम फिजिक्स अलग से डिस्कवर हुआ, बट सिंस उसके कॉन्सेप्ट्स वैदिक फिलॉसफी से काफी मिलते जुलते थे। नो, यहाँ फॉल्स इंप्रेशन क्रिएट किया जा रहा है, मिलते जुलते थे करके। पहली बात, हम लोग इसी बात तक अग्री करे हैं कि नॉन डुअलिटी के बारे में वेदास में लिखा गया है, और साइंटिफिक अंडरस्टैंड के हिसाब से अभी तक वही मैच कर रहा है। क्वांटम फिजिक्स के बारे में एक भी चीज़ अभी तक मैच नहीं कर रहा है वेदास में, जितना हमने अभी तक इस वीडियो में देखा है। शायद और हो सकता है, पता नहीं, बट इस वीडियो के बारे में बोल रहा हूँ मैं, अभी तक तो कुछ भी नहीं है क्वांटम फिजिक्स से रिलेटेड। ऐसा भी हो सकता है कि श्रोडिंगर दो ऐसे कॉन्सेप्ट्स को रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं जो उन्हें पसंद है। वैदिक फिलॉसफी जो वो रीड करते थे उन्हें पसंद थे, और क्वांटम फिजिक्स जिसके वो पायनियर थे, इन दोनों को रिलेट करने की कोशिश कर रहे होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि उन्हें पसंद थे दोनों। और जो बुक श्रोडिंगर ने लिखा था इसके बारे में वो 1951 का है, लेकिन क्वांटम फिजिक्स की खोज तो 20 से 30 वाले टाइम में हुई थी। तो 51 में ऐसा हो सकता है कि इन्होंने वेदास इतने ज़्यादा पढ़ लिए, उस टाइम तक पढ़ लिए थे कि रिलेट करने की कोशिश करने लगे थे। और हमने तो बस ये वाला स्टेटमेंट देखा, यूनिटी एंड कंटिन्यूटी वाला, मैं उस हिसाब से बोल रहा हूँ। यूनिटी एंड कंटिन्यूटी तो उसके बारे में बोले तो इवन क्लासिकल न्यूटोनियन फिजिक्स यूनिफाइड एंड कंटिन्यूअस है, क्वांटम फिजिक्स से भी ज़्यादा यूनिफाइड एंड कंटिन्यूअस है क्लासिकल न्यूटोनियन फिजिक्स, बिकॉज वो भी एक लॉज ऑफ नेचर को फॉलो करता है, और उसे भी हम मैथमेटिकल इक्वेशंस के फ्रेमवर्क में एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्लासिकल न्यूटोनियन फिजिक्स को भी। बल्कि मैं जब क्वांटम फिजिक्स के बारे में सोचता हूँ तो वो ज़्यादा मेरे को नॉन यूनिफाइड लगता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द वेव फंक्शन प्रोबेबिलिटीज़ के हिसाब से। हाँ, तो इक्वेशन तो कंसिस्टेंट है, बट पार्टिकल्स प्रोबेबिलिटी के हिसाब से चल रहे हैं, कुछ भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तो मेरे को इसलिए क्लासिकल न्यूटोनियन फिजिक्स ज़्यादा यूनिफाइड एंड कंटिन्यूस लग रहा है रादर देन क्वांटम मैकेनिक्स। बट मेरे को तो ये लग रहा है कि श्रोडिंगर एक पोएटिक वे में वो यूज़ कर रहे थे, क्योंकि ये दो थियरीज जो उनको पसंद मतलब कॉन्सेप्ट्स पसंद है, उन दोनों को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, और अपने बुक को थोड़ा और सुंदर बनाने के लिए उन्होंने उसका उपयोग किया होगा, लेकिन उसमें कोई ट्रूथ नहीं होगा। एनी बेसेंट और भगवान दास, इनके इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ गीता में भी श्लोक का मीनिंग देखा। उनके मुताबिक इसका ट्रांसलेशन है, द पीपल हु नो द डे ऑफ ब्रह्मा 1000 एजेस इन ड्यूरेशन एंड नाइट 1000 एजेस इन एंडिंग, दे नो द डे एंड नाइट। अब इन दोनों भी ट्रांसलेशन से ये काइंड ऑफ समझ में आ रहा है कि यहाँ पर दो अलग अलग रेल्म्स या फिर कह सकते हैं इवन डायमेंशंस में टाइम के रिलेटिव होने की बात चल रही है। यानी कि जब पृथ्वी पर 1000 युग बीतते हैं तो ब्रह्मा का एक दिन बीतता है। यानी क्लियरली टाइम एब्सोल्यूट नहीं है बल्कि रिलेटिव है। भाई 1000 ह्यूमन डेज इज वन डे ऑफ ब्रह्मा, इसका मतलब ये कैसे हो गया कि उन्हें टाइम डायलेशन और टाइम इज रिलेटिव एंड नॉट एब्सोल्यूट, इसके बारे में सब पता था। मान लो एक बंदे ने एक कहानी बनाई जिसमें 1000 ह्यूमन डेज इज इक्वल टू उसके सुपर हीरो का 1 डे। तो उसका मतलब ये है क्या कि उस बंदे को टाइम डायलेशन के बारे में सब पता था, थियरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टाइन ने जो थियरी ऑफ रिलेटिविटी ढूंढी थी वो उसको पहले से ही पता था। ऐसा थोड़ी है भाई, कैसे कंक्लूजन निकाल लेते हो यार ऐसे कि उन्हें टाइम डायलेशन के बारे में पता था भाई, अनबिलीवेबल। मैं फिर से पूछता हूँ तुम लोगों से कि व्हाट इज़ मोर लाइकली दैट उस ज़माने के लोग अपने गॉड के कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज़ को ऊपर उठाने के लिए और एनहांस करने के लिए उन्होंने ऐसे कहानियाँ बना दी जिसमें 1000 ह्यूमन डेज इज 1 डे ऑफ दैट गॉड, या फिर ये मोर प्रोबेबल है कि उन लोगों को उस बारे में थियरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में सब कुछ पता था और साइंटिफिक मेथोडोलॉजी से उन्होंने सब कुछ ढूंढ लिया था, ग्रेविटी, स्पीड, मोशन और टाइम के बीच जो इंटरकनेक्टेडनेस है वो उन्हें सब ढूंढ लिया था उन्होंने। ऐसा कंक्लूजन निकालोगे क्या तुम भाई? यू जस्ट लॉस्ट मी देयर मैन, इट्स जस्ट अनबिलीवेबल। इस मोमेंट से भाई बुलशिट लेवल जो था ना यहाँ तक ऊपर उठ गया था। अब आगे देखते क्या होता है। और ब्रह्मा के बारे में तो मेरे पास और भी क्वेश्चंस हैं। मान लो कि ब्रह्मा
जब पृथ्वी पे आए थे एक बार, तब भी उनका प्रॉपर्टी ये था क्या कि उनका एक दिन इक्वल टू 1000 days ऑफ ह्यूमन बीइंग, ऐसा था क्या? अगर था तो फिर यू आर कॉन्ट्रडिक्टिंग योर सेल्फ, बिकॉज थियोरी ऑफ रिलेटिविटी ये बोलता है कि टाइम का मोशन जो है, टाइम का आगे बढ़ना डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी एंड स्पीड। बट ब्रह्मा जब यहाँ पे आए थे तब उनका स्पीड तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स की तरह ही होगा। लेकिन तुम बोल सकती है ब्रह्मा में सुपर कैपेबिलिटीज़ हैं, अगर थे तो ग्रेविटी के हिसाब से तो दूसरे लोग उनको अट्रैक्ट करने चाहिए, फिर दूसरे थिंग्स अट्रैक्ट करने चाहिए, वो कुछ भी नहीं हो रहा था। तुम कह रहे थे सुपर नेचुरल पावर से वो कुछ भी कर सकते हैं। अब तुम फिर से बताओ कि व्हाट इज़ मोर प्रोबेबल, कि वहाँ उस टाइम के लोगों ने एक कहानी बना दी थी, या फिर सही में ऐसे सुपर नेचुरल एबिलिटीज, सस्पेंडिंग द लॉज ऑफ नेचर, ये सब था पहले। स्पेशल प्लीडिंग मतलब उनको स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि पूरे लॉज ऑफ नेचर के परे हैं। क्या ऐसा हो सकता था? क्या लगता है तुम्हें? सोच के देखो। इस बात का नॉलेज एंशिएंट इंडिया में मौजूद था, विच इज क्वाइट सरप्राइजिंग एंड फैसिनेटिंग। इस बात का नॉलेज एंशिएंट इंडिया में मौजूद था। नॉलेज का मतलब पता है क्या होता है भाई? जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ। उस ज़माने के लोगों को तो ये बिलीफ भी नहीं था कि टाइम डायलेशन होता है और टाइम रिलेटिव होता है, एब्सोल्यूट नहीं होता। वो दैट वाज नॉट इवन अ बिलीफ दे हेल्ड। और तुम ये बोल रहे हो कि बिलीव था, और ना केवल वो होता है, जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ था। हाउ कैन यू प्रूव दैट इट वाज अ जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ? क्या वो लोग इस कंक्लूजन में साइंटिफिक मेथडोलॉजी के थ्रू आए थे? उन्होंने साइंस के थ्रू ये खोजा था कि टाइम इज़ रिलेटिव एंड टाइम डायलेशन होता है, ग्रेविटी एंड स्पीड के बारे में कुछ भी नहीं बोला इन्होंने, टाइम रिलेटिविटी के बारे में। एटलीस्ट एज फार एज इन्होंने जितने कोट्स करे हैं वेदा से अभी तक इस वीडियो में, और मेरे को लग रहा और भी कोई होंगे, सब में कोरिलेशन तो ढूंढ ही सकते हैं यार। मतलब हमारे माइंड का इमेजिनेशन कैपेबिलिटी इतना ज़्यादा है कि हर चीज़ को किसी भी और चीज़ के साथ रिलेट कर सकते हैं। बट उसका मतलब क्या ये है कि सही में वो था? वी आर पैटर्न सीकिंग मैमल्स। मैं हमेशा बोलता रहता हूँ अपने फ्रेंड से भी, पैटर्न सीकिंग, हर चीज़ में पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं हम। यहाँ पे भी वही हो रहा है, हर चीज़ को रिलेट करना साइंस के साथ। टोटल बुलशिट। परमायुः शंत तस्य तयाहो रात्र सड़ख्याया आयुषो अमिंत तस्य शेष कल्पो अयमदिमः, जिसका स्कॉलर्स के मुताबिक ट्रांसलेशन है हिज एक्सट्रीम एज इज 100। अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यूएशन ऑफ अ डे एंड नाइट, द हाफ ऑफ हिज लाइफ इज पास्ट, ऑफ द रिमाइंडर दिस इज द फर्स्ट ईयन। यानी अकॉर्डिंग टू द वेदास यूनिवर्स के फॉर्मेशन के बाद 50 ब्रह्म ईयर्स बीत चुके हैं। सो इसके अकॉर्डिंग एज ऑफ द यूनिवर्स इज इक्वल टू 50 into 3.11 trillion human years is equal to 155 trillion human years. Now I know ये हमें जो वैल्यू आज के तारीख में पता है 13.8 बिलियन years, उससे बहुत ही ज्यादा ऑफ है। 13.8 बिलियन ईयर्स भाई बस वो टाइम है जो बिग बैंग के बाद बीत गया। और बिग बैंग थियरी भी बस यही बताता है कि सिंगुलैरिटी के बाद क्या क्या हुआ, क्या क्या बना, उसके बारे में बात करता है बिग बैंग। बिग बैंग ये नहीं बोलता कि एज ऑफ द यूनिवर्स नेसेसरली 13.8 बिलियन ईयर्स है, कि सब कुछ जो कुछ भी हो सकता है वो सब बिग बैंग के बाद ही बना था। ये नहीं बोलता बिग बैंग थियरी, बस ये बोलता है कि सिंगुलैरिटी के बाद इतना टाइम बीत गया है, दैट्स इट। और उसके बाद क्या क्या हुआ था एक इवेंट्स को वो मेंशन करते हैं, बस इतना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि और भी बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं, कि जैसे कि एक साइक्लिक यूनिवर्स हो सकता है जो बिग बैंग बनता और कोलैप्स होता, एक्सपैंड होता, कोलैप्स होता, वैसा यूनिवर्स हो सकता है। ये बैंग जो है एक छोटा बैंग किसी और बड़े यूनिवर्स में वाला बिग बैंग भी हो सकता है ये, या फिर एक बैंग पूरे मल्टीवर्स में हो सकता है। मल्टीवर्स हो सकता है जो बहुत सारे यूनिवर्सेस हो सकते हैं। ये हो सकता है यूनिवर्स इनफाइनाइट हो, कभी एंड ही ना होता। ये हो सकता है यूनिवर्स एटर्नल हो, कि मतलब उसका प्रॉपर्टी ही ये है कि हमेशा होना, बनना या बंद होना या फिर ख़त्म होना, ऐसा कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है, हमेशा होना इज़ अ प्रॉपर्टी। और ये जो नथिंगनेस है वो बस हमारे
माइंड में आ रहे थॉट्स है कि नथिंगनेस भी तो हो सकता है, क्यों नहीं था, शायद हो ही नहीं सकता होगा नथिंगनेस, ऐसे बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं। उसके बारे में तो इसमें बताया ही नहीं है। मतलब ये जो बोल रहे हैं कि वेदास ने इसमें गलत बोला है एज ऑफ द यूनिवर्स, ऐसा भी हो सकता है कि शायद सही हो, बट ऑल्दो हाईली अनलाइकली, बट ऐसा भी हो सकता है कि सही हो। यहाँ पे ये वीडियो वाले फिर से गलत, बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। और फिर हमने श्लोक को पूरा ट्रांसलेट किया, जिसके रिजल्ट्स ये थे। इन द मिडल ऑफ द राउंड रॉड द अर्थ रेस्ट्स इन द स्काई, बेयरिंग द सुप्रीम पावर ऑफ ब्राह्मण, द सेल्फ ऑफ सस्टेनमेंट। इसके बाद एज अ फाइनल स्टेप हमने ये देखा कि इस पर्टिकुलर श्लोक को बाकी संस्कृत स्कॉलर्स और ट्रांसलेटर्स ने कैसे इंटरप्रेट किया है। और तब हमने सूर्य सिद्धांत बुक के 2 क्रेडिबल इंग्लिश ट्रांसलेटेड वर्जन्स ढूंढे। पहला ब्राउन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स इबेनेज़र बर्गिस का बुक, जिसके हिसाब से इस वर्स का ट्रांसलेशन है, क्वाइट इन द मिडल ऑफ द एग द अर्थ globe stands in the ether, bearing the supreme might of the Brahma, which is of the nature of self-supporting force. और दूसरा ट्रांसलेशन था इंडियन एस्ट्रोनॉमर और प्रोफेसर ऑफ एस्ट्रोनॉमी एट क्वींस कॉलेज वाराणसी, पंडित बापू देवशास्त्री, जिनके मुताबिक इसका ट्रांसलेशन है द टेरेस्ट्रियल ग्लोब पोजेसिंग ब्रह्मा's मोस्ट एक्सीलेंट पावर ऑफ स्टेडीनेस रिमेन्स इन स्पेस एट द सेंटर ऑफ ब्रह्मांड विच इज ऑल अराउंड। सो इन दोनों ही ट्रांसलेशन से ये समझ आता है कि श्लोक में एक फोर्स की बात की जा रही है, जिसकी वजह से पृथ्वी स्पेस में स्टेडीली खड़ी है। मध्ये समन्तण्डस्य भूगोलो व्योमिनी तिष्ठति बिभ्राणा परमां शक्तिम ब्राह्मणो धरणात्मिकम। ये कहता है कि इन द मिडस्ट ऑफ यूनिवर्स द स्फेरिकल अर्थ स्टैंड्स फर्म इन द स्पेस बिकॉज ऑफ द धरणात्मिका शक्ति। अर्थ इज स्टैंडिंग फर्म इन द स्पेस विदाउट फॉलिंग अवे। पहली बात ये कि एक जियोसेंट्रिक मॉडल ऑफ द यूनिवर्स बता रहा है, जताने की कोशिश कर रहा है कि अर्थ इज एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग अराउंड इट, एवरीथिंग हैपन्स फॉर इट एंड एवरीथिंग इज रिवॉल्विंग अराउंड इट। वैसा अर्थ इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, बट हमें काफ़ी शतकों से ये पता है कि जियोसेंट्रिक मॉडल नहीं, जियोसेंट्रिक मॉडल तो क्या, इवन सोलर सिस्टम इज नॉट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है। मतलब हीलियोसेंट्रिक मॉडल भी यूनिवर्स के तौर पे देखा जाए तो गलत है, और बल्कि ये बोल रहे हैं कि अर्थ इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। व्हाट बुलशिट। और इसमें ये उन्होंने मेंशन भी नहीं किया, दे डिडंट इवन थिंक अबाउट मेंशनिंग कि ये जियोसेंट्रिक मॉडल के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें ये पता लग रहा है कि दे समहाउ वांट टू मैच अ लॉट ऑफ थिंग्स विद द वेदास। तो इनके थॉट्स, इनका माइंडसेट पता लग रहा है धीरे धीरे कि दे आर नॉट क्रिटिकली एक्चुअली एनालाइजिंग वेदास। और दूसरी बात ये कि ये बोल रहा है कि अर्थ इज स्टैंडिंग फर्म, और हमें आज ये भी पता है कि अर्थ इज नॉट स्टैंडिंग फर्म। अर्थ इज पहली बात तो रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस, और दूसरी बात ये कि रिवॉल्विंग अराउंड द सन एंड इवन द एवरीथिंग इज मूविंग, इवन द सोलर सिस्टम भी तो मूव कर रहा है एक तरह से बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी। उसका भी थोड़ा बहुत इफेक्ट उसी वजह से वो सारा फॉर्मेशन उस तरह बना है। तो फिर हर तरह से गलत है, जियोसेंट्रिक मॉडल गलत है, अर्थ स्टेबल गलत है, और ये कुछ भी इसमें पॉइंट आउट नहीं हुआ। चलो ठीक है, मान लो कि शक्ति नाम की चीज़ नहीं थी, तो फिर भूमि गिरेगी कहाँ को? गिरने वाला एक्शन क्या करेगा, मतलब किससे होगा, समझ रहे हो? कैसे गिरेगा अगर फोर्स है ही नहीं? तो ये तो बेगिंग द क्वेश्चन हो गया। मतलब यू आर जस्ट बेकिंग इन द आर्गुमेंट व्हाट यू वांट टू प्रूव। एक तो वो, और दूसरा ये बस ब्रह्मा के कैपेबिलिटीज और पावर को दर्शाने की कोशिश कर रहा है। ये नहीं बोल रहा कि कोई ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि अर्थ को वहाँ खड़ा कर रहा है, स्टेबल रख रहा है। वो बस एक पावर के बारे में बोल रहा है, ब्रह्मा के पावर की वजह से हो रहा है। सिंपल एज दैट। उन लोगों को बस उतना पता था, वो उनके लिए ज़्यादा लॉजिकल और इजी था कंक्लूड करने के लिए कि ब्रह्मा कर रहा है सब कुछ, ही इज़ द वन कंट्रोलिंग, और सब कुछ स्टेबल उसी वजह से है। बट ग्रेविटेशनल, द नुआंसेस एंड द डिटेल, साइंटिफिक डिटेल्स ऑफ ऑल दीज फोर्सेस उन्हें कुछ भी नहीं पता। न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उसके बारे में कोई भी जिक्र नहीं है कहीं भी, ना तो ग्रेविटेशन के बारे में एक्चुअल जिक्र है। बस ये बोला है कि
भगवान का एक फोर्स है वो, गॉड ऑफ द गैप्स आर्ग्यूमेंट। जब मैंने थोड़ा डिटेल में रिसर्च किया तब ये बात सामने आई कि ऋग्वेद में इसकी वैल्यू नहीं दी गई है, बल्कि एक संस्कृत और वैदिक स्कॉलर थे, उन्होंने इसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन दिया था। दरअसल 14th सेंचुरी में महर्षि सेनाचार्य जब ऋग्वेद को एनालाइज कर रहे थे तब उन्होंने इस श्लोक के साथ अपना खुद का बनाया हुआ एक श्लोक जोड़ दिया और उसी श्लोक में स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू को बताया गया। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये आता है कि ऋग्वेदा एनालाइज करते वक्त सेनाचार्य ने ऐसा क्या ढूंढ लिया जो हम नहीं ढूंढ पाए, उन्हें वो नंबर्स कहाँ से मिले। एनीवे, फॉर आर्गुमेंट से कि मान भी ले कि सेना ने कैसे ना कैसे कोड क्रैक करके किसी मैजिक से, चाहे ऋग्वेद ऐसा हो या ना हो, उन्होंने कोड क्रैक कर लिया और कहीं ना कहीं से ढूंढ लिया। चलो ठीक है, तो इस वर्ड्स का ट्रांसलेशन ऐसा माना जा रहा है कि इट इज़ रिमेंबर्ड दैट सैल्यूटेशंस टू दी मतलब सन द ट्रैवलर ऑफ 2202 योजनास इन हाफ एन निमिषा। ओके, बट अगर हम विकीपीडिया में अब जाते हैं तो विकीपीडिया ये कहता है कि द लेंथ ऑफ द योजना वेरीज डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट स्टैंडर्ड्स अडॉप्टेड बाय डिफरेंट इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स। इन द सूर्य सिद्धांत फॉर एग्जाम्पल a योजना वॉज इक्विवेलेंट टू 8 kilometers मतलब 5 miles, and the same was true for Aryabhata's Aryabhatiya. However, 14th century mathematician Parameshwar defined the yojana to be about 1.5 times larger, equivalent to about 13 kilometers, that is 8 miles. A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada gives the equivalent length of a yojana as about 13 kilometers, 8 miles, throughout his translations of the Bhagavad Puran. Some other traditional Indian scholars give measurements between 6.4 kilometer and 8 kilometer or thereabouts. ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि तुमने विष्णु पुराण ही क्यों चूज़ किया? आर्यभट्टिया, सूर्य सिद्धांता, जो कि वीडियो के पहले भी मेंशन हुआ है, वो क्यों नहीं चूज़ किया तुमने? और भी जो स्क्रिप्चर्स थे जो हमने विकिपीडिया से पढ़े थे, वो सब क्यों नहीं लिया? H.H. विल्सन जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में संस्कृत प्रोफेसर थे, उनकी बुक के पेज नंबर 70 में अगर हम देखेंगे तो हमें यही सेम श्लोक दिखेगा। लेकिन क्या इस श्लोक से सच में लाइट की स्पीड कैलकुलेट की जा सकती है? क्योंकि इसमें एंशिएंट इंडिया में इस्तेमाल होने वाले यूनिट्स को यूज किया है, जिसे आसानी से मिस इंटरप्रेट किया जा सकता है अपने अपने नैरेटिव को सूट करने के लिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने इस श्लोक में यूज किए गए दोनों वर्ड्स निमिषा और योजना को गूगल किया। सो हियर आर द रिजल्ट्स। विष्णु पुराण के अनुसार 4 हस्ता यानी कि हैंड इज इक्वल टू 1 धनु यानी धनुष, और एक धनुष की एवरेज हाइट होती है 6 फुट। ऐसे ही 8000 धनु मिलकर बनते हैं एक योजना, मतलब 1। और अगर हम फीट को माइल्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमें मिलता है 9.09 माइल्स, यानी कि 1 योजना इज इक्वल टू 9.09 माइल्स। अब साइनाचार्य के श्लोक में 2202 योजना के बारे में बात की गई है, यानी कि 18,379.98 माइल्स। अब बात करते हैं निमिषा की, तो 1 निमिषा इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड्स, और यहाँ पर बात हो रही है हाफ निमिषा की, विच इज 0.1 सेकेंड्स। नाउ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू 18,379.98 डिवाइडेड बाय 0.1, विच इज 1,83,799.8 माइल्स पर सेकेंड। यानी कि अगर इसे किलोमीटर्स पर सेकेंड में कन्वर्ट करें तो हमें मिलेगा 2,95,797.10 kilometers per second, which is pretty damn fascinating, क्योंकि ये वैल्यू मॉडर्न स्पीड ऑफ लाइट के वैल्यू से सिर्फ 1.33% ऑफ है। वीडियो में आप बोलते हो कि 8000 धनुष इक्वल टू 1 योजना, ये 8000 आया कहाँ से, ये भी तो बताओ। एक्चुअली कहीं कहीं ये भी बताया गया कि 1 योजना इक्वल टू 4000 धनुष, तो हम वो क्यों ना ले? सारे टेक्स्ट जैसे कि मैंने कहा, एक योजना को 8 माइल्स के कम बताते हैं, और सारे फेमस और प्रोमिनेंट टेक्स्ट कहते हैं कि योजना 8 किलोमीटर्स या फिर 5 माइल हैं। कोई भी फेमस और रेलेवेंट टेक्स्ट योजना को 9 माइल्स नहीं बताता, फिर भी उन्होंने 9 माइल्स ले रखा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया, सूर्य सिद्धांता says 1 निमिषा इक्वल टू 30 तत्परास इक्वल टू 89.9 मिलीसेकेंड इक्वल टू 0.0889 seconds, and according to Vedas 1 निमिषा इक्वल टू 3 लवा इक्वल टू 0.43 seconds.
अकॉर्डिंग टू चैट जीपीटी जब मैंने देखा था, सम टेक्स्ट से कि 1 निमिषा कैन ऑल्सो बी समवेयर बिटवीन 1/60 एंड 1/45 ऑफ अ सेकेंड, मीनिंग 0.0167 सेकेंड और 0.0222 सेकेंड्स, ठीक है। और वो सोर्सेज जो कि निमिषा को 16/75 इक्वल टू 0.213 बताते हैं, वो सारे बायस्ड अनरिलायबल सोर्सेज हैं। मतलब एक सोर्स ने वो बना लिया होगा और बाकी सोर्सेज ने वो कॉपी पेस्ट करके अपने में भी जोड़ दिया होगा, तो फिर ऐसा लग रहा है काफ़ी सारे सोर्सेज हैं, बट सब ने एक दूसरे को कॉपी किया है और कोई भी ऐसा रिलायबल सा सोर्स नहीं है। हिंदू अपॉलोजेटिक सोर्सेज जिनके पास एक प्रोपागेंडा है टू रिलेट वैदिक सूडो साइंस टू मॉडर्न साइंस। इसका मतलब ये कि ऐसा कुछ है नहीं जो कहता है कि इन्होंने जो वैल्यू लिया है हमें वही लेना चाहिए। एक धनु तो कहीं कहीं पे 5 फुट भी दिया गया है, 6 फुट नहीं जो इन्होंने ढूंढा था। चलो ठीक है, अब अगर निमिषा को हम 16/75 ले भी ले तो कैलकुलेशन आप देख सकते हो। मतलब इनके हिसाब से सब कुछ इनके हिसाब से खेल रहे हो, अगर सब कुछ यही डिफाइन कर रहे हैं और यही ले रहे, चूज़ कर रहे हैं क्या लेना है, ठीक है। इनके हिसाब से अभी अगर खेलते हो, अब मैंने यहाँ पे 9 नहीं 8 माइल्स लिया है। 8 माइल्स के हिसाब से 266,198.43 किलोमीटर्स पर सेकंड आ रहा है, जो कि 11.21% ऑफ है स्पीड ऑफ लाइट से, ठीक है। पर रुको, मैं ये कंसिडरेशन क्यों ही दूँ तुम्हें। आर्यभट्टीय और सूर्य सिद्धांता, जिसके बारे में सोमनाथ जी ने बात करी थी सबसे पहले वीडियो में, उस हिसाब से एक योजना इक्वल टू 5 माइल्स। आप देख सकते हो उस हिसाब से भी गेट स्पीड कितना आ रहा है, 166,374.023, जो कि काफ़ी ऑफ है ओरिजिनल स्पीड ऑफ लाइट से। अगर हम सूर्य सिद्धांता और विकिपीडिया पे रिलाई करते हैं और कंसिस्टेंट होते हैं एस सोमनाथ जी के बुक सजेशन के हिसाब से, तो उन बुक्स में निमिषा इक्वल टू 0.0889 सेकेंड्स और योजना इक्वल टू 5 माइल्स। तब हमें मिला है स्पीड 398,623.92 किलोमीटर पर सेकेंड, जो कि काफ़ी गलत है। अब तो तुम समझ ही गए होंगे कि हमें निमिषा इक्वल टू 1/60 और 1/45 तक जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उससे और भी गलत आएगा आंसर। एक और क्वेश्चन जो मेरे पास है वो ये है कि हाउ डज सहस्त्र द्वे द्वे शते द्वे नेसेसरली मीन 2202। इसका कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि संस्कृत में अगर सेंसिबली देखा जाए तो सहस्त्र द्वे द्वे शते द्वे, तो मुझे 1,202 मतलब 10,02,202 ऐसा लग रहा है। वाई शुड बी बिलीव कि वो 2202 ही है, क्योंकि सेंसिबली 2202 के लिए द्वे सहस्त्र द्वे शते द्वे होना चाहिए था। तो देखो, आज तक लोग वैदिक फिलॉसफी को ठीक से समझ ही नहीं पाए। कई लोग ये सोचते हैं कि वेदास में भगवानों का जिक्र है और साइंस भगवानों को प्रमाण के बिना स्वीकारता नहीं है, तो वैदिक फिलॉसफी गलत है और साइंस को उससे कंपेयर नहीं करना चाहिए। हाँ सही तो है, वेदास में भगवान का ही जिक्र है। वेदास वो टेक्स्ट है जिसमें भगवान को यूलोजाइज कर रखा है, मतलब उनको प्रेज कर रखा है, उनकी तारीफ कर रखी है, ठीक है। साइंस डजंट बिलीव एनीथिंग विदाउट एविडेंस, बट उसका मतलब ये नहीं कि लॉजिक और रीजनिंग का अपना पावर नहीं है। इसलिए ये कहना गलत है कि साइंस माइंडेड लोग कहते हैं कि वैदिक फिलॉसफी गलत है। साइंस माइंडेड लोग ये भी नहीं कहते कि वैदिक फिलॉसफी सही है, उसमें काफ़ी सारे गलत चीज़ें हैं और कुछ सही चीज़ें हैं। बट ये चीज़ पक्का है कि वेदास उपनिषद वगैरह इस दुनिया में लिखे गए फेमस बुक्स में से सबसे कॉन्ट्रडिक्टरी बुक्स में से एक है। वेदास में कुछ चीज़ें युक्तिपूर्वक हैं और कई ज़्यादा चीज़ें अयुक्तिपूर्वक। मैं इस वर्ड को थोड़ा पॉपुलराइज करना चाहता हूँ, युक्तिपूर्वक। इसका एक्चुअली अगर ट्रांसलेट करो तो स्ट्रैटेजिकली आ रहा है, बट आई थिंक युक्तिपूर्वक इज़ द बेटर वर्ड। तर्क संगत आ रहा है रैशनल के लिए, बट तर्क संगत हम हमेशा यूज़ नहीं करते। युक्तिपूर्वक ज़्यादा वर्ड सही लग रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा फेमस हो जाए युक्तिपूर्वक, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है पूरी ह्यूमैनिटी के लिए। रैशनैलिटी, युक्ति, इसका उपयोग सबको किया जाना चाहिए, स्पेशली इंडिया में जहाँ सबसे ज़्यादा सुपरस्टिशंस हैं। वेदास में तो कंसेंसस तक नहीं है कि एक योजना क्या है, एक धनु क्या है, एक निमिषा क्या है। धार्मिकता के कंसेंसस के बारे में तो भूल ही जाओ। एक जगह एक लिखा है तो दूसरी जगह उसका ऑपोजिट लिख रखा है। हाँ बिल्कुल, साइंस को वैदिक फिलॉसफी के साथ कंपेयर मत करो, क्योंकि
साइंस साइंटिफिक मेथडोलॉजी पे काम करता है। वैदिक फिलॉसफी आर्मचेयर थॉट है जिसमें लॉजिक और रैशनैलिटी का बहुत कम उपयोग हुआ है 3000 साल पहले जब बनाया गया था। वेल, अब ये दोनों एक्सट्रीमिटीज वाले सोच रखना क्यों गलत है? क्योंकि इस वजह से कट्टर धार्मिक इंसान विज्ञान को पूरी तरीके से नहीं स्वीकारता और कट्टर वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला इंसान हमारे वैदिक कल्चर को गर्व और सम्मान की नजरों से नहीं देख पाता। देखो, एक लेवल ऑफ रिस्पेक्ट तो सबको मिलना चाहिए, बट इस चीज से प्राइड लेने की क्या जरूरत है, बताना जरा। वेदास को तो हायर होमिनिन ग्रेट एप स्पीशीज ने 3000 पहले लिखा था, जो इंडिया में थे। उसको अपने साथ रिलेट क्यों कर रहे हो? वो तुम थोड़ी हो, है मतलब प्राइड लेने की क्या ज़रूरत है इसमें इतना ज़्यादा। और एक बहुत ही ज़रूरी बात हमेशा याद रहे कि हम सारे अफ्रीकन्स हैं, हम सारे अफ्रीका से आए हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम इंडियंस के साथ लगाओ। इंडियंस ठीक है, लेकिन उससे पहले हम अफ्रीका में थे, होमो सेपियंस, वहीं से आए हैं सारे। तो ये जो लगाव है ना, अटैचमेंट इंडिया के साथ जितना है, इट्स इरेशनल, अयुक्तिपूर्वक है, उसमें कुछ है नहीं अटैचमेंट में। इसलिए अटैचमेंट जो करता है उसके बहुत सारे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं, तो उससे बचने की कोशिश करो। और अफ्रीका से ही हर जगह के लोग गए थे, माइग्रेट हुए थे। तो इंग्लैंड वालों के अचीवमेंट पे इतनी खुशी क्यों नहीं हो रही तुम्हें? ऐसा भी सोचो, वो भी अफ्रीकन ही थे। अब फ्रेंड्स, ये बात यहां पर बहुत ही गौर से सुनना, क्योंकि अगली बार आप कभी भी दोबारा से नहीं झगड़ोगे। वैदिक टाइम्स में 6 ऐसे स्कूल्स ऑफ थॉट्स बने थे जो आस्तिक सोच के जरिए ब्रह्मांड का उल्लेख करते हैं, और 5 ऐसे स्कूल्स ऑफ थॉट्स बने थे जो नास्तिक प्रवृत्ति से ब्रह्मांड को डिस्क्राइब करते हैं। और ये सभी मिलकर वैदिक फिलॉसफी कंप्राइज होती है, यानी कि आस्तिक प्लस नास्तिक इज इक्वल टू वैदिक फिलॉसफी। मैं ये नहीं समझ पा रहा कि आस्तिक प्लस नास्तिक इज इक्वल टू वैदिक फिलॉसफी, ये लॉजिक कहाँ से बना? नास्तिक तो ये कहते हैं कि भगवान नहीं होता, या फिर भगवान में विश्वास नहीं करते वो लोग। बट वेदास इज ऑल अबाउट प्रेजिंग भगवान। नास्तिक तो रिजेक्ट करते हैं भगवान को, फिर वो कैसे अंडर आ गए वैदिक फिलॉसफी के? मैं पता कैसे सोचता हूँ कि हिंदुइज्म नाम की कोई एक चीज़ ही नहीं है। इसे क्लिप कर देना भाई, कट करके वायरल कर दो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उनका एक कोर, आइडियोलॉजिकल कोर है ही नहीं जो कि सब चीज़ को यूनाइट कर रहा है, जैसे कि संख्या, चार्वाका, योगा, मीमांसा, नास्तिक, बुद्धिज्म, जैनिज्म, इन सब को यूनाइट करने वाला एक ऐसा चीज़ है ही नहीं। बस एक चीज़ है कि ये सारे इंडिया में ढूंढे गए थे, उसके अलावा क्या है? एक कोर फिलॉसफी क्या है इनका कि तुम सब कुछ वेदा के साथ जोड़ना चाह रहे हो, कि सनातन धर्म के साथ जोड़ना चाह रहे हो? ऐसा कोई कोर है ही नहीं। बस ये कोर है कि इंडिया में पैदा हुआ था। बट तुम ये कह सकते हो कि इंडिया का मतलब ही वेदास है भाई। बट अगर ऐसा है तो फिर तुम ये जान लो कि वेदास के लिखे जाने के हज़ारों साल पहले तक हारप्पन सिविलाइजेशन भी था, जिस टाइम पे वेदास लिखे भी नहीं गए थे। क्या वो इंडिया में नहीं शामिल होते? इंडियन फिलॉसफी में नहीं शामिल होते वो? और एक टाइम ऐसा भी था जब इंडिया में इंसान थे ही नहीं, तब क्या बोलोगे तुम? एंड यू नो व्हाट फ्रेंड्स, वैदिक कल्चर में हमेशा सच्चाई को खोजने को सबसे ज्यादा तवज्जो दिया गया है। इसका मुझे प्रूफ चाहिए, with corroborating evidence and without card stacking and cherry picking and confirmation bias, right? और ये हमारे कल्चर की सबसे गौरवपूर्ण विशेषता है कि हमें किसी भी चीज पर आंखें बंद करके विश्वास करना नहीं सिखाया गया है। Okay, so let's define culture here. Culture क्या होता है? क्या कल्चर ये होता है कि लाखों लोगों में से किन्हीं गिने चुने लोगों ने कुछ लिख दिया तो वो कल्चर हो गया उस जगह का, या फिर लाखों लोगों में से ज़्यादातर लोग जो फॉलो कर रहे हैं वो होता है कल्चर? इन दोनों में कौन सा होता है कल्चर? आई थिंक लैटर, राइट? देखो, मैं श्योर हूँ कि वो सच्चाई को खोजने वाला जो क्लेम किया था तुमने, उसको तुम बैकअप नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स है। इवन वेदास, उपनिषद्स और मनुस्मृति ऐसे टेक्स्ट है जो कि जिसमें अथॉरिटेटिव, इनफ्लेक्सिबल, कंपल्सरी एलिमेंट्स हैं, ठीक है? और वो ट्रूथ सीकिंग नहीं है, यू हैव टू बिलीव इवन इफ इट्स नॉट ट्रू वाला जो एलिमेंट है उसमें। बट
मान लो मैं गलत हूँ, मान लो कि तुम प्रूव कर भी लेते हो कि हमारा कल्चर ही सच्चाई खोजने वाला कल्चर था, जो कि तुम नहीं कर पाओगे, फिर भी तुम्हारा ये काम रहता है कि कल्चर को डिफाइन कर। कल्चर होता क्या है? कल्चर क्या ये होता है कि उस जगह लिखे गए स्क्रिप्चर्स में जो लिखा है वो होता है कल्चर, या फिर उस जगह में 3000 सालों से जो लाखों लोग फॉलो करते आ रहे हैं उसको कल्चर बोलोगे। अगर तुम लोगों के बारे में बोल रहे हो तो तुम गलत हो, क्योंकि यहाँ पे जो 3000 साल से लाखों लोग रहे हैं उनमें से ज़्यादातर लोग सच्चाई खोजने वाले लोग नहीं थे। उन्हें बस अपना काम देखना था। सुपरस्टिशंस इतने ज़्यादा थे, सब ट्राइबल थे, और उनमें सच्चाई खोजने वाली इतनी ज़्यादा चुल थी नहीं। बट अगर तुम ये कहते हो कि स्क्रिप्चर्स में जो लिखा है वो है कल्चर, तो भी तुम गलत हो, क्योंकि कल्चर का डेफिनेशन ही एक्चुअली ये होता है कि वैल्यूज़, बिलीव सिस्टम्स जो एक जगह के लोग फॉलो करते आ रहे हैं थोड़े टाइम से, उसको कल्चर बोला जाता है। यहाँ आंखें बंद करके बड़े जो बोलते हैं उसको विश्वास करना, उसको फॉलो करना, ये सिखाया जाता है। ये सुपरस्टिशन होता है। इसमें क्रिटिकल थिंकिंग नहीं सिखाया गया हमारे भारत में इतने हज़ारों साल से, एटलीस्ट कल्चर में, अगर तुम ये भी मान लेते हो कि स्क्रिप्चर में बताया गया था। ऐसा नहीं है कि नास्तिक स्कूल्स को हिंदू फिलॉसफी में कुछ कम दर्जा दिया जाता है। अगर नास्तिक भी हिंदू है तो हिंदू है क्या वैसे? व्हाट्स द कोर आइडियोलॉजी? अगर कोई कोर आइडियोलॉजी है ही नहीं तो फिर ऐसा वर्ड ही क्यों यूज़ कर रहे हो? और वाई डू यू वॉन्ट बुद्धिस्ट एंड जैन्स टू बी कॉल्ड हिंदूज? तो वो एक सेपरेट रिलीजन है विद देयर ओन बिलीव्स एंड यूनिक बिलीफ सिस्टम्स, अपने अलग टेनेट्स हैं उनके। और नास्तिक खुद वेदास को रिजेक्ट करते हैं। वाई डू यू वांट टू कॉल देम हिंदूज? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको थ्रू आउट इंडियन हिस्ट्री मिलेंगे जहां पे डिबेट्स को काफी ज्यादा एंकरेज किया गया है। एंड दिस जस्ट शोज कि इंडिया इज अ लैंड ऑफ ट्रूथ सीकर्स, नॉट प्रीचर्स। इंडिया के पॉपुलेशन के कंपेयर्ड तुम लोग साइंस के फील्ड में इंडिया के नोबेल प्राइजेस गिना दो, मान जाऊंगा। जस्ट किडिंग। एनीवे, वेदास में अगर भगवान के बारे में लिखा है और भगवान को तारीफ करके लिखा है, और वेदास में बिलीव करने वाले अगर भगवान को हर चीज़ में खोजते रहेंगे तो फिर वो सच्चाई को कैसे खोजेंगे? वो जो भगवान वाला बिलीफ ही एक बैरियर है सच्चाई से। तुम हर चीज़ में गॉड ऑफ द गैप्स ढूंढते रहोगे अगर भगवान में बिलीव करते हो तो। अगर कहीं पे तुम अटक गए तो तुम ये बोलोगे ये तो भगवान ने किया होगा। बट अगर तुम गॉड में बिलीव नहीं करते तो फिर उस अटके हुए चीज़ को भी खोजने की कोशिश करोगे तुम लोग। तो फिर सच्चाई की खोज कैसे होगी वेदास, वैदिक कल्चर में? और वो काम तुम्हारा अभी भी रहता है कि इंडिया को अब डिफाइन करोगे क्या है। क्या इंडिया उसमें लिखे गए स्क्रिप्चर्स हैं, या फिर इंडिया उसमें पाए जाने वाले ज़्यादातर लोग हैं, या फिर इंडिया बस एक लैंड मास है? व्हाट इज़ इंडिया? इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ ट्रूथ सीकर्स जो बोल रहे हो आप। हम सब एक ऐसे रिच कल्चर से आते हैं जिसमें सभी को अपने थॉट्स को प्रेजेंट करने की और दूसरों के थॉट्स पर लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स देने की पूरी आज़ादी है। मेरे को नहीं लगता कि SC/ST वाले लोगों को इतने हज़ारों सालों में इतनी ज़्यादा आज़ादी थी कि वो सो कॉल्ड हाई क्लास ब्राह्मण्स के खिलाफ काउंटर आर्ग्यूमेंट्स रखे या अपने खुद के आर्ग्यूमेंट्स रख पाएँ। अगर वो रखने की कोशिश करते तो उनको उसकी सबक मिल जाती है। और इसीलिए फ्रेंड्स, हिंदू कल्चर कहो या वैदिक कल्चर, इट इज नॉट अ फेथ। फेथ का मतलब होता है कि आपको बस किसी बात पर फेथ रखना है, विश्वास रखना है, और उस पर कोई डिबेट नहीं हो सकता। लेकिन मुझे इतना पता है कि आज जो बिलियंस ऑफ इंडियंस कर रहे हैं वो फेथ है, बिलीफ विदाउट एविडेंस, अनसाइंटिफिक, ट्रूथ की खोज नहीं। टू से दैट इंडियन एंड वैदिक कल्चर इज ट्रूथ बेस्ड इज रॉन्ग, क्योंकि हम काफ़ी सारे ऐसे स्क्रिप्चर्स ढूंढ पाएंगे जो अथॉरिटेटिव है पूरी तरह से, और जो थोपते हैं इम्पोजिशन ऑफ क्लास सिस्टम एंड वर्थ, ह्यूमन राइट्स वायलेशन, ये सब अगर देखो तो। और वही नहीं, इन सारे स्क्रिप्चर्स में इतने सारे अनसाइंटिफिक वर्सेस हैं जो कि रियलिटी के साथ मैच ही नहीं कर रहे। तो फिर तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि ट्रूथ खोजने वाला एक कल्चर है? या वहाँ ट्रूथ खोजने का काम किया होगा, लेकिन पूरी तरह उस कल्चर को ट्रूथ बेस्ड कल्चर बोलना एक गलत चीज़ है। और इसीलिए फ्रेंड्स, हमें अपने रूट से प्यार करना जरूरी है। जनरली स्पीकिंग, दिस नैरेटिव दैट हमें अपने रूट से प्यार करना ज़रूरी है गलत है। यू आर कमिटिंग समथिंग कॉल्ड द अपील टू ट्रेडिशन फैलेसी हियर। कुछ चीज़ कल्चरल है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा है या सही है। चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड लेबर, फोर्स्ड जेनिटल म्यूटिलेशन, टॉक्सिक पैट्रियार्की,
अपैर्थीड, अनटचेबिलिटी, ये सब ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कल्चर के जो कि गलत थे और जो कि हमने अच्छा किया कि हम उससे धीरे धीरे उभर गए। अच्छा कर्म जो है वो अच्छा कर्म क्या है उसे ढूंढने से ही पता लगेगा, ज़रूरी नहीं कि कल्चर से पता लगेगा। आप जो चाहे मानो या कुछ भी ना मानो, आप फिर भी हिंदू या वैदिक अम्ब्रेला के अंडर ही गिने जाओगे। व्हाट डू यू मीन बाय आप हियर? कौन कौन है इसमें? क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, जैन्स, सिख्स, बुद्धिस्ट, जूस, ज़ोरास्ट्रियंस, एथीस्ट, ये सारे इंक्लूडेड है क्या? मिक्स्ड ब्रीड्स के बारे में क्या कहना है? अफ्रीकन प्लस इंडियन, यूरोपियन प्लस इंडियन, साउथ अमेरिकन प्लस इंडियन, ये भी इंडियन ही है कि ये दोनों है? उसे एक्सटेंड करते रहो पीछे की ओर। याद है ना हम सारे अफ्रीका से आए हैं। गोरों के बारे में क्या कहना है जो कि यहाँ काफ़ी शतकों या दशकों से जी रहे हैं, वो भी इंडियंस हैं। मेडिटेरेनियन डिसेंडेंट्स और जूस के बारे में क्या कहना है? वेस्ट इंडीज़, मलेशिया, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका में काफ़ी दशकों से रह रहे इंडियंस के बारे में क्या कहना है? क्या वो भी इंडियंस ही हैं अभी भी? विल यू फोर्सफुली काउंट ऑल ऑफ देम एज हिंदूज एंड अंडर द वैदिक अम्ब्रेला? और इसीलिए फ्रेंड्स, हमें अपने रूट से प्यार करना जरूरी है ताकि हमारे मॉडर्न साइंटिस्ट भी बिना किसी शेम या हेजिटेशन के हमारे फिलोसॉफिकल टेक्स्ट पढ़ सके और उन्हें प्रमोट भी कर सके। क्या तुमने स्क्रिप्चर्स पूरी तरह पढ़े हैं जानने के लिए कि उसमें शेमफुल वर्सेस है कि नहीं? क्यों ना उनकी ईविल डार्क वर्सेस भी पढ़ लिए जाए दोस्त। इन सारे स्क्रिप्चर्स में जो अच्छे एलिमेंट्स हमें दिख रहे हैं उसके अलावा काफ़ी बुरे एलिमेंट्स भी हैं, उन्हें भी जाके पढ़ो। उसके बाद बताना कि ये प्रोमोटेबल है कि नहीं, पूरे वर्ल्ड में प्रमोट किया जाना चाहिए कि नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहा मैथमेटिक्स और साइंस के फील्ड में, काफ़ी ज़्यादा रहा है और मैं ये मानता हूँ एंड वी शुड बी हैप्पी अबाउट इट। बट आई होप कि तुम सिर्फ गुलाबी पेंट से वैदिक फिलॉसफी का पिक्चर ना बनाओ, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा डार्क शेड्स भी हैं। गुलाबी से मुझे याद है, बड़े हरामी हो बेटा। और अगर हम सभी भारतीय अपनी पुरानी संस्कृति, अपने पुराने स्क्रिप्चर्स को रिस्पेक्ट करें और उन्हें पढ़ना शुरू करें तो हमें बहुत सारे नए फ्रेश आइडियाज मिल सकते हैं। वेस्टर्न साइंटिस्ट के वेदास पढ़ने और उनका साइंस परफॉर्म करने और साइंटिफिक डिस्कवरीज तक पहुंचने में कोई डायरेक्ट कॉजालिटी या फिर कॉजेशन नहीं है। आई मीन ऐसा कुछ है क्या कि उन्होंने फिजिक्स या क्वांटम फिजिक्स में ढूंढा हो जो कि डायरेक्ट रिजल्ट हो वेदास पढ़ने का? मतलब चलो वेदास पढ़ लिया, रीड कर लिया, ओ बहन चोद, अब आया ना आइडिया मेरे को, अब ढूंढ के निकालता हूँ मैं क्वांटम मैकेनिक्स। मेरे को तो नहीं लगता ऐसा कुछ हुआ होगा। ये लोग वेदास बिना पढ़े भी ये सब ढूंढ लेते हैं। और नील्स बोर ने तो 1913 में क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल के बारे में ढूंढ लिया था, और श्रोडिंगर ने जो अपना बुक लिखा था वो 1951 में लिखा था। मतलब वो बस कोरिलेट करने की कोशिश कर रहा था अपने फेवरेट वेदास और अपने क्वांटम मैकेनिक्स को। जितना हमें पता है उस हिसाब से नील्स बोर ने कभी वेदास नहीं पढ़े थे, एटलीस्ट उसके मेन क्वांटम मैकेनिकल डिस्कवरीज से पहले, क्योंकि ऐसा कोई रिलायबल और अनबायस्ड सोर्स नहीं मिलेगा तुम्हें जिसमें ये लिखा हो। हाइजेनबर्ग ने शायद वेदास या फिर उपनिषद कुछ पढ़े थे, लेकिन वो सब उसके मेन क्वांटम मैकेनिकल डिस्कवरीज के बाद ही पढ़े थे। लेकिन मैं इतना मानता हूँ कि ये जर्मन साइंटिस्ट सब बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड और इंस्पायर्ड थे वेदास से और उपनिषद से। दूर के डोल सुहाने वाली बात भी हो सकती है इसमें, क्योंकि ये लोग काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। जैसे कि शोपेनहावर नामक एक बहुत ज़्यादा फेमस फ़िलासफ़र है, जर्मन फ़िलासफ़र, जो कि मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। उन्हें वेस्टर्न वर्ल्ड के कई सारे एलिमेंट्स नहीं पसंद थे, तो फिर वो ईस्टर्न फ़िलासफ़ी की तरफ उनकी टेंडेंसी थी और बहुत सारे बुक्स उन्होंने ईस्टर्न फ़िलासफ़ी से पढ़े थे और काफ़ी इंस्पायर्ड थे उससे। तो शोपेनहावर से इंस्पायर्ड होके श्रोडिंगर भी वेदास पढ़ने लग गए, और स्वामी विवेकानंद का भी इन्फ्लुएंस था श्रोडिंगर के वेदास पढ़ने के लिए। और भी कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। जर्मन्स को वैसे भी अलग फ़िलासफ़ी से बुक्स रीड करना बहुत ज़्यादा पसंद है। आर्यन थियोरी हो सकता है यहाँ पे, योगा, मेडिटेशन, रोमांटिसिज्म। और उस टाइम पे जर्मन बुक ट्रांसलेशन वाला बहुत ज़्यादा चल रहा था। वहाँ बहुत सारे ऑथर्स थे जो बुक ट्रांसलेट करके देते थे, और वो बुक्स काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल भी थे उस टाइम। तो ये सब रीजंस की वजह से उनके पढ़ने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी ये सारे बुक्स। लेकिन हाँ, मैं ये मानता हूँ कि हिंदू फिलॉसफी या फिर इंडियन फिलोसफिकल
हिस्ट्री जो है वो अब्राहमिक फिलॉसफी से, थियोलॉजी से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो दोस्तों, टू फिनिश इट ऑफ, मैं बस ये कहना चाहूँगा कि आप लोग सारे इस भ्रम को हटा दो कि आजकल के साइंटिस्ट जो कुछ भी ढूंढ रहे हैं ना, वो सब बहुत पहले से इंडिया में वेदों में सब लिख रखा है, उन्होंने बहुत पहले ही ढूंढ लिया था। काफ़ी सिविलाइज सोसाइटी और बहुत ही एडवांस डेवलप्ड सोसाइटी थी उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग थे और सारी टेक्नोलॉजी उस टाइम अवेलेबल थी और सब कॉपी किया गया है उनके वेदों में से, वेस्टर्न मॉडर्न साइंस में सब। ये सब भ्रम हटा दो क्योंकि ये सब झूठ है। एटलीस्ट इतना बोलूँगा कि तुम लोग जितना सोच रहे हो उसके 5 to 10% भी कंपैरिजन में इतना एडवांस्ड या फिर इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी उनके पास। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि सिविल इंजीनियरिंग मार्वल्स काफ़ी थे उस टाइम पे, उन्होंने पूरी जी जान लगा दी होगी वो सब बनाने में, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि इस ज़माने में हम वैसे स्ट्रक्चर्स डेलिबरेटली बना ही नहीं सकते। ऑफ कोर्स बना सकते हैं, वेद, उपनिषद, गीता ये सब पढ़ो, लेकिन न्यूट्रल और स्केप्टिकल माइंड के साथ। अगर स्केप्टिकल माइंड के साथ ये सब स्क्रिप्चर्स पढ़ते हो तो तुम्हें इतनी ज़्यादा वैल्यू नज़र नहीं आएगी इनमें। इस चैनल का नाम ही जिज्ञासा है, तो जिज्ञासु रहो, स्टे स्केप्टिकल, स्टे ओपन माइंडेड, क्रिटिकल थिंकिंग, साइंटिफिक अप्रोच, सेल्फ क्रिटिसिज्म, अनबायस्ड एविडेंस बेस्ड रीजनिंग, इन सब एनलाइटनमेंट वैल्यूज़ को फॉलो करो, तभी सच पता लगेगा। लेकिन अब तुम्हें सच नहीं पता करना और तुम्हें वही विश्वास करना है जो तुम्हें विश्वास करना पसंद है, तो फिर यू आर फ्री टू डू दैट एज वेल। अगर ये वीडियो पसंद नहीं आए तो डिसलाइक कर दो, अगर पसंद आ गई तो लाइक करो, लेकिन शेयर ज़रूर करो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, स्पेशली अपने हिंदू फ्रेंड्स के साथ। हिंदू ग्रुप्स में भी डाल दो, मारने वारने ना आ जाए यार। एनीवे, और हाँ, एक और चीज़, मेरा इंग्लिश यूट्यूब चैनल एक्टिव है, उसमें फ्री विल का सीरीज़ चल रहा है, वो भी एक्टिव है। उस चैनल को जाके ज़रूर सब्सक्राइब करो, यहाँ पे एक वीडियो का लिंक दे दूँगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, ज़रूर सब्सक्राइब करना, फॉलो करना। और आप लोग ये अगर ये चाहते हो कि हिंदी में भी फ्री विल का सीरीज़ कंटिन्यू रखूँ तो कमेंट्स में बताओ। चलो फिर अगले वीडियो में मिलता हूँ। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे क्यूरियस। गुड बाय।